जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। हम देख रहे थे जियोग्राफी क्लास में अभी तक हमने सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में देख चुके थे। अब हम आगे देखेंगे सौर मंडल के मुखिया के रूप में जो कार्य करता है सूर्य, उसके बारे में देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी वनडे लेवल का एग्जाम हो, आज हम सूर्य पूरा कंप्लीट देखेंगे। इससे बाहर से सूर्य से क्वेश्चन नहीं आएंगे। हम देखेंगे सूर्य के बारे में, सन, सूर्य, सूर्य के बारे में देखेंगे। हम किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए हम उसके अंदर की प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए उसको हम कुछ हिस्सा इसका लेते हैं, बाहर निकालते हैं। तो हम सूर्य का एक हिस्सा बाहर निकाल के देखते हैं। जैसे हम कोई फल लेते हैं, फल को चेक करने के लिए कितना पका है कितना क्या है, तो उसको हम काट कर देखते हैं। तो उसी प्रकार हम सूर्य की प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए उसका एक हिस्सा बाहर निकालेंगे। सूर्य का एक हिस्सा बाहर निकालेंगे, उसमें हम देखेंगे उसकी आंतरिक संरचना के बारे में। सबसे पहले कोर के बारे में देखेंगे, क्रोड, जिसको हिंदी में क्रोड कहते हैं, कोर के बारे में देखेंगे। सूर्य की जो सबसे आंतरिक संरचना है उसको कोर कहते हैं। कोर, जिसका टेम्परेचर होता है 20 से 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 20 से 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। कोर में ही हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है कोर में ही। कोर में ही हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट परत देखेंगे, नेक्स्ट परत जिसको विकिरण या रेडिएटिव जोन कहते हैं। इसी को विकिरण या रेडिएटिव जोन, इसी को रेडिएटिव जोन कहते हैं। विकिरण जोन में जो सेकंड परत है विकिरण जोन, उसमें एक्सरेज, गामा रेज, और फोटोन जो प्रकाश के रूप में कार्य करता है। फोटोन जो क्वांटम थ्योरी में हम फिजिक्स में देखेंगे आगे, जब हमारा फिजिक्स नया सब्जेक्ट चालू होगा तो हम देखेंगे क्वांटम थ्योरी में फोटोन प्रकाश के रूप में कार्य करता है। और ये जो एक्स रेज है, एक्स रेज बहुत ही हानिकारक रेज होती हैं। जब आपकी हड्डी कभी टूटती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक्सरा मांगता कि एक्सरा करवा के लाइए फिर देखेंगे। तो एक्सरे की जो मशीन होती है वो 6 रोन जोन पर काम करती है। एक्सरे की मशीन जो होती है वो 6 रोन जोन पर काम करती है। अगर उससे हाई रोन जोन होता है तो आपके लिए वो हानिकारक है। तो जो एक्सरे मशीन होती है जिससे आपके हड्डी टूटने के बाद उसका एक्सरा होता है, तो उसको चेक करने के लिए जो मशीन होती है वो 6 रोन जोन पर काम करती है। और गामा रेज जो है वो और भी हानिकारक रेज होती हैं। इसके बाद जो सेकेंड परत है, थर्ड परत, उसको कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। उसको कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। कन्वेक्टिव जोन में जो होता है हाइड्रोजन की सेल पाई जाती हैं। कन्वेक्टिव जोन में हाइड्रोजन की सेल पाई जाती हैं। आप देखेंगे हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है सूर्य में, तो कन्वेक्टिव जोन में हाइड्रोजन की सेल पाई जाती हैं। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हाइड्रोजन की सेल पाई जाती हैं उनका जो आकार है वो किस तरफ आकार उनका बड़ा होता है, किस ओर उनकी आकृति अधिक बड़ी होती है। तो कोर की ओर, अंदर की ओर इसकी आकृति बड़ी होती है। जैसे जैसे बाहर की ओर जाता है वैसे वैसे इसकी हाइड्रोजन की सेल की जो आकृति वो छोटी होती चली जाती है। अब फोटोन, कभी कोर में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन जब अधिक होता है तो सौर ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं। सौर ज्वालाएं जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं। सौर ज्वालाएं बाहर निकलती हैं जिनका टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। जब ये बाहर निकलती है कोर से तो इनका टेम्परेचर इतना तेज होता है और कभी कभी ये सूर्य की ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकल जाती है, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाती है। तो ये अंतरिक्ष में ऐसे ही सौर ज्वालाएं घूमती रहती हैं और जो भी ग्रह हैं वो अपनी ओर खींचते हैं
जो भी उल्का पिंड वो अपनी ओर इनको खींचते हैं। अगर उन पर कोई वायुमंडल नहीं है तो वो उस ग्रह को नुकसान पहुंचा देती हैं। और ये सौर ज्वालाएं जब अंतरिक्ष में घूमते घूमते कभी कभी पृथ्वी के ग्रेविटेशन में आ जाती हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाती है, तो पृथ्वी अपनी ओर इसको खींच लेता है। और शुक्र है कि हमारी पृथ्वी में जो है वायु की परतें पाई जाती हैं, जिससे हमें जो उल्का पिंड है या कोई भी सौर ज्वालाएं हैं तो आती हैं तो वो बाहर छिछल जाती हैं, बाहर नष्ट हो जाती हैं। उन जो परतें पाई जाती हैं वायु को, उनको पार नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर पांच परतें जो पाई जाती हैं, वायुमंडल की 5 परतें पाई जाती हैं हमारी पृथ्वी में। उनका नाम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। 5 परतें पृथ्वी की पाई जाती हैं। और ये सौर ज्वालाएं जो होती हैं जब पृथ्वी के वायुमंडल में आती हैं तो इनमें घर्षण उत्पन्न होता है। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में आती हैं तो इनमें घर्षण उत्पन्न होता है और इसमें प्रकाश और अधिक हो जाता है। उस प्रकाश को कहते हैं अरोरा। उस प्रकाश को अरोरा कहते हैं। और ये अरोरा जो प्रकाश उत्पन्न होता है, इसमें ध्वनि भी उत्पन्न होती है। जब किसी चीज में घर्षण होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, तो इस प्रकाश को अरोरा कहते हैं। ये प्रकाश जब ऊपर की ओर जाता है तो इसको अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। ऊपर की ओर अरोरा बोरियोलिस। ऊपर की ओर अरोरा बोरियोलिस। और जब ये नीचे की ओर आता है तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। नीचे की ओर अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। इसको उत्तरी ऊपर की ओर जाता है तो उत्तरी ध्रुव ज्योति भी कहते हैं और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव ज्योति भी कहते हैं। यह एक प्रकार का प्रकाश उत्पन्न करता है। इसके बाद कुछ सौर ज्वालाएं होती हैं जो निकलती हैं पर उनका टेम्परेचर कम होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस। तो वो सूर्य की जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको बाहर पार नहीं कर पाती है, तो वो वापस अंदर जाती हैं। सूर्य उनको वापस अपनी ओर खींच लेता है। तो सूर्य जब इनको वापस अपनी ओर खींचता तो ये हमेशा दो सेलों के बीच से ही जाती हैं, क्योंकि इनमें उतना फोर्स तो रह नहीं जाता। जब ये सूर्य से बाहर निकलते हैं तब इनका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस होता है और ये वापस जाते जाते इनका टेम्परेचर जो है 1500 डिग्री सेल्सियस तक ही बचता है। तो अब इनके अंदर उतनी क्षमताएं नहीं बचती कि ये जो सेलें हाइड्रोजन की हैं उनको पार कर सके। तो ये दो हाइड्रोजन की सेल के बीच से ही हमेशा जाती हैं। इनको जो ये सौर ज्वालाएं वापस जाती हैं तो इनको कहते हैं सौर कलंक, क्योंकि इनमें उतना प्रकाश नहीं बचता और ना ही उतनी एनर्जी बचती है, तो इनको कहते हैं सौर कलंक। और सौर कलंक की आंतरिक भाग को, सौर कलंक के आंतरिक भाग को अंबरा कहते हैं। पीसीएस के एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि अंबरा किसको कहते हैं, तो अंबरा सौर ज्वाला के आंतरिक भाग को अंबरा कहा जाता है। सौर ज्वालाओं के आंतरिक भाग को अंबरा कहा जाता है। इनका जो टेम्परेचर वो 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, पर इनके अंदर प्रकाश कम होता है, बहुत डिम प्रकाश होता है, तो इनको सौर कलंक या सोलर स्पोट भी कहते हैं। सौर कलंक या सोलर स्पोट भी कहते हैं। इनका टेम्परेचर कम होने की वजह से इनको सौर कलंक या सोलर स्पोट, सौर कलंक या सोलर स्पोट, सोलर स्पोट कहते हैं। सोलर स्पोट कहते हैं। अब इनके अंदर मैग्नेटिक क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक होती है। मैग्नेटिक पावर जो होती है, चुंबकीय क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसे मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि टेलीविजन है जो सिग्नल उसका डैमेज हो जाता है तो वो झरझराने लगता है, या आप कभी फोन इस्तेमाल करते हैं कि फोन लगा रहे हैं आप कहीं और दूसरी जगह लग जाता है, तो ये इसी की वजह, क्योंकि इसका मैग्नेटिक आर्क जो चुंबकीय झंझावात है वो बहुत अधिक होता, तो ये सिग्नल को डैमेज कर देता है। और इसके बाहरी भाग को पैरंबरा कहते हैं।
अब हम आगे देखेंगे। और इसमें जो होता है, इसके सोलर कलंक बनने के, सौर कलंक बनने की जो एंगल है, जो कोण है, वो 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक बनता है। इसका जो एंगल है बनने का, वो 0 डिग्री से 40 डिग्री तक ही बनता है। और ये ऐसा क्यों होता है कि 40 डिग्री तक ही बनता है? क्योंकि ये गोल आकृति का है, आगे 40 डिग्री के आगे कर्व अधिक हो जाता। अब यहां पर आया 40 डिग्री तक इसका अधिक बना, उसके बाद कर्व अधिक होने के बाद इनमें उतना प्रेशर नहीं उत्पन्न हो पाता कि सौर ज्वालाएं बाहर निकल सके, ये कर्व के रूप में हो जाता है। और कभी क्वेश्चन में पूछता है कि जो ये 0 डिग्री से 40 डिग्री तक बनता है, तो इनमें एक साइकिल उत्पन्न होती है, सोलर स्पोर्ट साइकिल होती है, वो कितने दिन में पूरी होती है? तो जो सौर कलंक बनते हैं, ये सौर कलंक जो भी बनते हैं, इनको 0 डिग्री से 40 डिग्री तक जाने में 5.5 साल का समय लगता है, 5.5 साल का टाइम लगता है सौर कलंक को एक साइकिल पूरे करने में। अब ऊपर जाने में 5.5 साल और नीचे आने में भी 5.5 साल। तो एक सोलर स्पोर्ट साइकिल जो है, एक सोलर स्पोर्ट साइकिल जो है, एक सोलर स्पोर्ट साइकिल 11 साल में पूरी होती है। एक सोलर स्पोर्ट साइकिल जो है वो 11 साल में कंप्लीट होती है। अब पहले के समय में हमारा जो साइंस टेक्नोलॉजी थी, वो इतनी डेवलप नहीं थी कि अंतरिक्ष लेवल तक की चीजों को कवरेज कर सके। पर अभी प्रेजेंट टाइम में जो साइंस का लेवल है, वो बहुत ऊपर जा चुका है। जैसे आप देखेंगे कि पहले के समय में हम किसी चीज को जानने के लिए बहुत टाइम समय लगता था कि क्या हुआ किसी देश में। अब किसी देश के बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत कम समय में उस देश की जानकारी हमें मिल सकती है। तो ये सब सैटेलाइट के द्वारा हमें प्राप्त हुआ और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती गई। पर जब ये टेक्नोलॉजी पहले उतनी, अब ये तो हमेशा होता था, ये कंटिन्यू परस्पर चलता ही रहता है। सोलर इवेंट जो सोलर साइकिल है, वो चलता ही रहता। सौर ज्वालाएं, सौर कलंक ये बनती ही रहती हैं। पर हमको जो इसका अंदाजा हुआ, जो इसका नॉलेज हुआ, वो 2013 में 23वीं साइकिल, 23वीं साइकिल जो इसकी सोलर स्पोर्ट साइकिल मनाई गई 2013 में। तो पहले हमें इतना टेक्नोलॉजी पर इतना ज्ञान नहीं था अंतरिक्ष लेवल पर, और 2013 में इसकी 23वीं साइकिल सोलर स्पोर्ट साइकिल देखी गई। 11 साल में कंप्लीट होता है एक सोलर स्पोर्ट साइकिल जो है, वो 11 साल में कंप्लीट होती। तो अगली जो सोलर स्पोर्ट साइकिल है वो 2024 में होगी। अगली सोलर स्पोर्ट साइकिल जो 2024 में होगी, जो 24वीं होगी। अब कितना आसान इसको याद करना, 2024 में 24वीं सोलर स्पोर्ट साइकिल, और अगले 11 साल बाद 25वीं सोलर स्पोर्ट साइकिल जो है वो 2035 में, और 26वीं 2046 में, और 27वीं 2057 में देखी जाएगी। इसी प्रकार जब 100 सोलर स्पोर्ट साइकिल कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसको सोलर इवेंट कहते हैं। 100 सोलर स्पोर्ट साइकिल, सोलर स्पोर्ट साइकिल जब कंप्लीट होती हैं, तो उसको कहते हैं एक सोलर इवेंट। सोलर, इसको एक सोलर इवेंट कहते हैं। अभी तक कोई सोलर इवेंट नहीं मनाया गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी पहले से हमें नहीं नॉलेज था। जब से नॉलेज हुआ तब से 2013 में 23वीं सोलर स्पोर्ट साइकिल मनाई गई। अब इसका सोलर इवेंट जो है, ऐसा नहीं है कि ये कभी पहले नहीं होता था, ये हमेशा परस्पर होता था। पर हमें जब से नॉलेज हुआ, जब से पता चला, तब से 2013 में 23वीं सोलर स्पोर्ट साइकिल मनाई गई। अब ये सोलर इवेंट करीब 100 सोलर साइकिल के बाद मनाया जाता, तो ये करीब 2800 कुछ में, 2838-40 के आसपास, 38-40 के आसपास एक सोलर इवेंट मनाया जाएगा। लगभग 3000 के आसपास ये सोलर इवेंट मनाया जाएगा, जो 100 सोलर स्पोर्ट साइकिल के बाद मनाया जाता है। अब हम इसके बाहरी संरचना के बारे में देखते हैं। अभी तक तो इसका आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना के बारे में देख रहे थे।
और इसका जो मैग्नेटिक आर्क है, जो सौर कलंक का मैग्नेटिक आर्क है वो बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। सिग्नल आपके डैमेज कर देता है, कॉल लगाए दूसरी जगह लग गया, दूसरी जगह बात हो रही, बोल कोई दूसरा रहा। तो ये जो सिग्नल की प्रॉब्लम आती है तो ये सूर्य के मैग्नेटिक आर्क के वजह से ही आती है। अब हम आगे देखेंगे सूर्य के बारे में। हमने कोर के बारे में देखा, कोर के बारे में, उसके बाद रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन में हमने देखा एक्स रेज, गामा रेज और फोटोन प्रकाश जो पृथ्वी तक आता है। और हाइड्रोजन की जो सेल हमने देखी थी, हाइड्रोजन की सेल मेनली काम क्या था उसका, कन्वेक्टिव जोन में जो हाइड्रोजन की सेल पाई जाती हैं, कन्वेक्टिव जोन में हाइड्रोजन की सेल पाई जाती है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है तो हाइड्रोजन की सेल जो कन्वेक्टिव जोन में पाई जाती है उनका मुख्य रूप से काम होता है कि जो फोटोन, जो प्रकाश उत्पन्न होता है, जो प्रकाश निकलता है, वो अपने साथ रेडिएटिव जोन में जो फोटोन होता है प्रकाश के रूप में कार्य चलता है, तो वो अपने साथ एक्स रेज, गामा रेज लेके निकलता है। तो हाइड्रोजन सेल से, हाइड्रोजन सेल जो होती हैं वो एक्स रेज और गामा रेज को छान देती हैं और फोटोन को बाहर निकालती है, प्रकाश को बाहर निकालती हैं। तो हाइड्रोजन की सेल का बहुत मेनली काम है। अगर कभी हाइड्रोजन की सेल हट गई तो अपने साथ फोटोन, जो अपने साथ प्रकाश है, वो एक्स रेज और गामा रेज साथ लेके निकलेगा। तो जैसे पृथ्वी पर पहुंचेगा सबका अंत निश्चित है, क्योंकि एक्स रेज जो होती हैं वो हम एक्सरे मशीन 6 रोड जोन पर काम करती है। जो एक्स रेज होती है, अगर आपके ऊपर 200 रोड जोन प्रोवाइड कर दिया जाए तो आपकी हड्डी जो है वो मांस छोड़ देगी, इतनी खतरनाक रेज होती हैं। हम जो परमाणु बम होते हैं, परमाणु बम के हमले होते हैं, उनमें 250 रोड जोन का जो एक्स किरणें होती हैं वो 250 रोड जोन पर काम करती हैं, इतनी खतरनाक होती। गामा रेज उससे भी ज्यादा खतरनाक होती, गामा रेज जो होती हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक, वो हड्डी तक गला सकती है। तो इतनी खतरनाक ये रेज होती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन के बाद बाहरी परत देखेंगे सूर्य की संरचना, जिसको कहते हैं वर्णमंडल, जिसको कहते हैं वर्णमंडल, वर्णमंडल, वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर कहा जाता है, वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर कहा जाता है। उसके बाद वर्णमंडल के बाद प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर, जिसको हम देखते हैं, इसको कहते हैं फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल, इसको प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फेयर या प्रकाश मंडल कहते हैं इसको। क्रोमोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है, क्रोमोस्फेयर का जो टेम्परेचर वो 27,000 डिग्री सेल्सियस, 27,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32,400 डिग्री सेल्सियस, 32,400 डिग्री सेल्सियस तक होता है, मैक्सिमम 32,400 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। और जो ये फोटोस्फेयर है, प्रकाश मंडल है, इसका जो टेम्परेचर है वो 6,000 डिग्री सेल्सियस, 6,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब जब आप कोई लो लेवल का वनडे एग्जाम होता है, कोई भी लो लेवल का, तो वो क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य की आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, तो उसमें ये क्रोमोस्फेयर देगा, उसमें ये क्रोमोस्फेयर देगा। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा डीप, ज्यादा अंदर के बारे में नहीं पूछता। तो अगर आपसे, आपके ऑप्शन पर डिपेंड है, क्योंकि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा वो कि सूर्य की आंतरिक परत को क्या कहते हैं, तो या तो कोर देगा या तो क्रोमोस्फेयर देगा।
पर जब आप पीसीएस लेवल का एग्जाम देते हैं, कोई भी वनडे एग्जाम, तो उसमें ये पूछेगा कि आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, तो उसमें कोर होगा। और कोई भी लो लेवल का वनडे एग्जाम होगा उसमें जो पूछेगा क्वेश्चन कि सूर्य के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, तो उसमें क्रोमोस्फेयर होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा डीप से नहीं पूछता है। और बाहरी संरचना को प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर कहते हैं। ये दोनों कंडीशन में ही अप्लाई करेगा। उसके बाद आता है कोरोना क्रीड, जिसको कहते हैं ग्रहण, जिसको कहते हैं ग्रहण। अब ग्रहण के बारे में देखें, ग्रहण क्या है। आप किसी चीज को देख रहे हैं, जैसे आप सूर्य के बारे में देख रहे हैं, अब उसके बीच में मैं आ जाऊं तो ये सूर्य ग्रहण होगा। आप पीछे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब आपके ग्रहण हो गया पीछे। इसी प्रकार जब आप किसी चीज को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो उसको देखते वक्त कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो आप उस व्यक्ति को जिसको देख रहे हैं उसको नहीं देख सकते, तो उसके ग्रहण पड़ जाता है। तो उसी प्रकार ये सूर्य ग्रहण भी होता है कि कोई वस्तु जो सामने आ जाती है उसके, तो फिर सूर्य को हम नहीं देख पाते हैं, तो सूर्य ग्रहण होता है। और सबसे लंबा जो सूर्य ग्रहण देखा गया है वो 22 जुलाई 2009 को सबसे लंबा सूर्य ग्रहण देखा गया। अभी तक का 21वीं सदी का जो सबसे लंबा सूर्य ग्रहण 22 जुलाई 2009 को। अब सूर्य ग्रहण का जो टेम्परेचर होता है, इसका मेनली टेम्परेचर जो होता है, तापमान होता है ग्रहण का जो तापमान होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। 27 लाख डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। ग्रहण का जो टेम्परेचर होता है, हीट का टेम्परेचर, वो 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। अब वो कैसे होता है कि मान लीजिए आप यहां से आप पूरी चीज देख रहे हैं, पूरा प्रकाश आपके ऊपर आ रहा है। अब कोई वस्तु इसको इतनी ढक लिया जाए, ये इतनी इसको ढक दिया जाए, जब हम इसको इतना ढक देंगे तो उसका प्रकाश जो होगा वो सिर्फ इधर से आएगा। जब कोई चीज छोटे से एरिया से आती है तो उसका जो तापमान और उसकी जो स्पीड है वो बहुत तेजी हो जाती है। और सूर्य ग्रहण के समय अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, जो हानिकारक किरणें बहुत तेजी से प्रोड्यूस करती हैं, बहुत तेजी से हाईली निकलती हैं। अब इतना एरिया ढक लिया जाए तो सूर्य की जो रोशनी, सूर्य का प्रकाश इतने से आएगा। जब जैसे आप देखें किसी नहर में पानी छोड़ा जाता है, अब उस नहर में बांध बना दिया जाए पानी छोड़ने के बाद, तो एक छोटे से एरिया से जब उस नहर का पानी जाएगा तो बहुत तेजी जाएगा, हाईली प्रेशर होगा। उसी प्रकार सूर्य का जब प्रकाश होता है वो पूरे से ना आकर एक छोटे से एरिया से आएगा। जब छोटे से एरिया से आएगा तो बहुत तेजी आएगा और इसका टेम्परेचर जो होता है वो 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। अब कुछ मुख्य चीजें हैं जो देखेंगे हम, जो नोट करने वाली हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में जो मुख्य चीजें नोट करने वाली हैं, पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो जो इसकी दूरी है, पृथ्वी से जो इसकी दूरी है सूर्य की, वो है 149.8 मिलियन किलोमीटर। इतनी दूरी है इसकी। लगभग मान लीजिए करोड़ में लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर जो इसकी डिस्टेंस है, दूरी है जो इसकी, इतनी है। इसका व्यास, सूर्य का व्यास जो है वो 13,92,000 किलोमीटर, इतना व्यास इसका है। तो पृथ्वी से, अगर पृथ्वी से तुलना की जाए, पृथ्वी से तुलना की जाए, पृथ्वी से तुलना में, इस पृथ्वी से तुलना, तो पृथ्वी से लगभग 109 गुना, पृथ्वी से 109 गुना इसका व्यास अधिक है। अब इसका द्रव्यमान जो है, इसका द्रव्यमान जो है सूर्य का, सूर्य का जो द्रव्यमान है वो 2 × 10⁻27 टन, ये इसका द्रव्यमान है। सूर्य का जो द्रव्यमान है 2 की गुणे 10⁻27 टन इसका जो द्रव्यमान है। लगभग
पूरे सौरमंडल का लगभग 99.85% इतना इसका जो द्रव्यमान है, सूर्य का जो द्रव्यमान है वो 2 गुणे 10 की पावर 27 टन है। या ये सूर्य जो है पूरे सौरमंडल का 99.85% पूरा द्रव्यमान है। अगर पृथ्वी से तुलना की जाए इस द्रव्यमान की तो 3,32,000, इसका द्रव्यमान 3,32,000 पृथ्वी से तुलना की जाए तो, पृथ्वी से तुलना की जाएगी तो 3,32,000 टन है। और इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है, इसका गुरुत्वाकर्षण इसका गुरुत्वाकर्षण इसका जो गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण वो है 28, सूर्य से वो पृथ्वी से 28 गुना। इसका ग्रेविटेशन फोर्स जो है पृथ्वी से 28 गुना है। इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है पृथ्वी से 28 गुना। और इसका घनत्व जो है, घनत्व जो है पृथ्वी से 20 गुना, पृथ्वी से 20 गुना घनत्व है। पृथ्वी का जो घनत्व है वो है 5.5 है। तो आप इसको लगभग 100 मान सकते हैं कि सूर्य का घनत्व है, इससे 20 गुना है। और सूर्य में जो वाइट धब्बे पाए जाते हैं, जो चमकीले धब्बे पाए जाते हैं, उनको प्लेजेस कहा जाता है। सूर्य में जो चमकीले धब्बे पाए जाते हैं उनको प्लेजेस कहा जाता है। सूर्य अपने अक्ष पर, सूर्य जो अपने अक्ष पर 25 दिन में घूर्णन कर लेता है, 25 दिन में घूर्णन कर लेता है और अपनी गैलेक्सी का 250 मिलियन वर्ष में कंप्लीट करता है, जो 250 मिलियन वर्ष में कंप्लीट करता है। जो इसकी परिक्रमण है, परिक्रमण 250 मिलियन वर्ष, घूर्णन जो है 25 दिन में, 25 दिन में। और इसकी एज जो है, इसकी आयु जो है वो 5 अरब वर्ष है। और अनुमानित एज जो है, अनुमानित एज जो लगाई गई है वो है, अनुमानित आयु जो है, अनुमानित आयु जो मानी गई है वो 5 बिलियन ईयर, 5 बिलियन ईयर, 5 बिलियन वर्ष मानी गई इसकी अनुमानित ईयर, अनुमानित आयु। अब हम आगे देखेंगे सौरमंडल के जो ग्रह के बारे में आगे देखेंगे। अब हम आगे देखेंगे सौरमंडल के ग्रह के बारे में।